स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का गबन का 25वां भाग होगा, सो ध्यान से सुनिए। विश्वम्भर दिल में ऐंठ कर रह गया। विधाता ने उसे छोटा न बनाया होता तो आज उसकी यह हक तलफी न होती। गोपी ऐसे कहाँ के बड़े होशियार हैं, जहाँ जाते हैं कोई न कोई चीज़ खो आते हैं। हाँ, मुझसे बड़े हैं, इस दैवी विधान ने उसे मजबूर कर दिया। रात को 9 बजे जाल पर चलने को तैयार हुई। सास ससुर के चरणों पर सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया। विश्वम्भर रो रहा था। उसे गले लगाकर प्यार किया और मोटर पर बैठी। रतन स्टेशन तक पहुंचने के लिए आई थी। मोटर चली तो जालपा ने कहा, बहन, कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा, वहाँ कैसे पता चलेगा? रतन, पहले प्रजामित्र के कार्यालय में जाना, वहाँ से पता चल जाएगा। गोपी, बाबू तो है ही। जालपा, ठहरूंगी कहाँ? रतन, धर्मशाला है, नहीं होटल में ठहर जाना। देखो, रुपए की जरूरत पड़े तो मुझे तार देना, कोई ना कोई इंतजाम करके भेजूंगी। बाबूजी आ जाए मेरा बड़ा उपकार हो, यह मणिभूषण मुझे तबाह कर देगा। जालपा, होटल वाले बदमाश तो ना होंगे? रतन, कोई जरा भी शरारत करे तो ठोकर मारना, बस, कुछ पूछना मत। ठोकर जमा कर तब बात करना। कमर से एक छुरी निकाल कर इसे अपने पास रख लो, कमर में छिपाए रखना। मैं जब भी कहीं बाहर निकलती हूँ तो इसे अपने पास रख लेती हूँ। इससे दिल बड़ा मजबूत रहता है। जो मर्द किसी को स्त्री को छेड़ता है उसे समझ लो कि पल्ले सिरे का कायर, नीच और लंपट है। तुम्हारी छुरी की चमक और तुम्हारे तेवर देखकर ही उसकी रूह फना हो जाएगी। सीधा दून दबाकर भागेगा। लेकिन अगर ऐसा मौका ही आ पड़े तो जब तुम्हें छुरी से काम न लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़े तो जरा भी मत झिझकना, छुरी फिर पिल पड़ना। इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना कि क्या होगा क्या ना होगा, जो कुछ होना होगा हो जाएगा। जालपा ने छुरी ले ली पर कुछ बोली नहीं। उसका दिल भारी हो रहा था। इतनी बातें सोचने और पूछने की थी कि उनके विचार से ही उसका दिल बैठा जाता था। स्टेशन आ गया। कुलियों ने असबाब उतारा। गोपी टिकट लाया। जालपा पत्थर की मूर्ति की भांति प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, मानो चेतना शून्य हो गई। किसी बड़ी परीक्षा के पहले हम मौन ही हो जाते हैं। हमारी सारी शक्तियां उस संग्राम की तैयारी में लग जाती हैं। रतन ने गोपी से कहा, होशियार आना को। गोपी इधर कई महीनों से कसरत करता था। चलता तो मुड्ढे और छाती को देखा करता। देखने वालों को तो वह ज्यों का त्यों मालूम होता है, पर उस अपनी नज़र में वह कुछ और हो गया था। शायद उसे आश्चर्य होता था कि उसे आते देखकर कोई लोग रास्ते से नहीं हट जाते, क्यों उसके डील डॉल से भयभीत नहीं हो जाते। अकड़ कर बोला, किसी ने जरा भी चीख चपड़ की तो हड्डी तोड़ दूंगा। रतन मुस्कुराए, यह तो मुझे मालूम है, सो मत जाना। गोपी, पलक तक तो झपकेगी नहीं, मजाल है नींद आ जाए। गाड़ी आ गई। गोपी ने एक डब्बे में घुसकर कब्जा जमाया। जलपा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोली, बहन, आशीर्वाद दो कि उन्हें लेकर कुशल से लौट आऊं। इसमें उसका दुर्बल मन कोई आश्रय, कोई सहारा, कोई बल ढूंढ रहा था, और आशीर्वाद और प्रार्थना के सिवा वह बल उसे कौन प्रदान करता? यही बल और शांति का वह आश्रय भंडार है जो किसी को निराश नहीं करता, जो सबकी बाह पकड़ता है, सबका बेड़ा पार लगाता है। इंजन ने सीटी दी। दोनों सहेलियां गले मिली। जालपा गाड़ी में जा बैठी। रतन ने कहा, जाते ही जाते खत भेजना। जालपा ने सिर हिलाया। अगर मेरी जरूरत मालूम हो तो तुरंत लिखना, मैं सब कुछ छोड़कर चली आऊंगी। जालपा ने सिर हिला दिया। रास्ते में रोना मत। जालपा हंस पड़ी। गाड़ी चल दी। देवदीन ने चाय की दुकान उसी दिन से बंद कर दी थी और दिन भर उस अदालत की खाक छानता फिरता था जिसमें डकैती का मुकदमा पेश था और रमानाथ की शहादत हो रही थी। 3 दिन रमा की शहादत बराबर होती रही और तीनों दिन देवीदीन ने कुछ न खाया न सोया। आज भी उसने घर आते कुर्ता उतार दिया और पंखिया लेकर झलने लगा। फागुन लग गया था और कुछ कुछ गर्मी शुरू हो गई थी, पर इतनी गर्मी न थी कि पसीना बहे या पंखे की जरूरत हो। अफसर लोग तो जाड़ों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवीदीन पसीने में तर था। उसका चेहरा सिर जिस पर निष्कपट बुढ़ापा हंसता रहता था, खिसियाया हुआ था, मानो बेगार से लौटा हो। जग्गो ने लोटे में पानी लाकर रख दिया और बोली, चिलम रख दूं? देवीदीन की आज 3 दिन से यह खातिर हो रही थी। इसके पहले बुढ़िया कभी चिलम रखने को न पूछती थी। देवीदीन इसका मतलब समझता था। बुढ़िया को सदैव नेत्रों से देखकर बोला, नहीं, रहने दो, चिलम न पीऊँगा। तो मुँह हाथ धो लो, गर्द पड़ी हुई है। धो लूँगा, जल्दी क्या है? बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुक थी, पर डर रही थी कहीं देवीदीन झुंझला न पड़े। वह उसकी थकान मिटा देना चाहती थी, जिसमें देवीदीन प्रसन्न होकर आप सारा वृतांत कह चले। तो कुछ जलपान तो कर लो, दोपहर को भी तो कुछ नहीं खाया था। मिठाई लाऊं? लाओ, पंखी मुझे दे दो। देवीदीन ने पंखियाँ दे दी। बुढ़िया झलने लगी। 2-3 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद देवीदीन ने कहा, आज भैया की गवाही खत्म हो गई। बुढ़िया का हाथ रुक गया। बोली, तो कल से वह घर आ जाएंगे? देवीदीन, अभी नहीं, छुट्टी मिली जाती, यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा। और अब वह यहाँ आने ही क्यों लगे? कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, घोड़े पर चढ़े
चढ़े घूमेंगे, मगर है बड़ा पक्का मतलबी। 15 बेगुनाहों को फंसा दिया, 5-6 को तो फांसी हो ही जाएगी, औरों को 10-10 12 साल की सज़ा मिल रखी है। इसी के बयान से मुकदमा सबूत हो गया। कोई कितनी ही जिरा करे, क्या मजाल जरा भी हिचकिचाए। अब एक भी न बचेगा कि किसने कर्म किया किसने नहीं किया, इसका हाल दैव जाने। पर मारे सब जाएंगे। घर से भी तो सरकारी रुपया खाकर भागा था, हमें बड़ा धोखा हुआ। सब लोग पछता रहे हैं। मतलब देवी दिन ज़्यादा पछता रहा है। जग्गू ने मीठे तिरस्कार से देखकर कहा, अपनी नेकी बदी अपने साथ है, मतलबी तो संसार है, कौन किसके लिए मरता है। देवी ने तीव्र स्वर में कहा, अपने मतलब के लिए जो दूसरों का गला काटे उसको जहर देना भी पाप नहीं है। सहसा 2 प्राणी आकर खड़े हो गए। एक गोरा खूबसूरत लड़का था जिसकी उम्र 15-16 साल से ज्यादा न थी। दूसरा अधेड़ था और सूरत से चपरासी मालूम होता था। देवदी ने पूछा, किसे खोजते हो? चपरासी ने कहा, तुम्हारा ही नाम देवदीन है ना? मैं प्रजा मित्र के दफ्तर से आया हूँ। यह बाबू उन्हीं रमानाथ के भाई हैं जिन्हें शतरंज का इनाम मिला था। यह उन्हीं की खोज में दफ्तर गए थे। संपादक जी ने तुम्हारे पास भेज दिया तो मैं जाऊँ ना? यह कहता हुआ चला गया। देवीदीन ने गोपी को सिर से पांव तक देखा। आकृति रमा से मिलती थी। बोला, आओ बेटा बैठो। कब आए घर से? गोपी ने खट्टी की दुकान पर बैठना शान के खिलाफ समझा। खड़ा खड़ा बोला, आज ही तो आया हूँ, भाभी भी साथ है, धर्मशाला में ठहरा हुआ हूँ। देवीदी ने खड़े होकर कहा, तो जाकर बहू को यहीं लाओ ना, ऊपर तो रमा बाबू का कमरा है ही, आराम से रहो। धर्मशाला में क्यों पड़े रहोगे? नहीं चलो मैं भी चलता हूँ, यहाँ सब तरह का आराम है। उसने जग्गू को यह खबर सुनाई और ऊपर झाड़ू लगाने को कहकर गोपी के साथ धर्मशाले चल दिए। बुढ़िया ने तुरंत ऊपर जाकर झाड़ू लगाया और लपक कर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लाई। सुराही में पानी भर कर रख दिया। फिर अपना हाथ मुंह धोया, एक रंगीन साड़ी निकाली, गहने पहने और बन कर बहू की राह देखने लगी। इतने फिटन भी आ पहुंची। बुढ़िया ने जाकर जलपा को उतारा। जलपा पहले से तो साग भाजी की दुकान देखकर कुछ झिझकी, पर बुढ़िया का इसने स्वागत देखकर उसकी झिझक दूर हो गई। उसके साथ ऊपर गई तो हर एक चीज इसी तरह अपनी जगह पर पाई, मानो अपना ही घर हो। जग्गू ने लोटे में पानी रखकर कहा, इसी घर में भैया रहते थे बेटी। आज 15 रोज से घर सूना पड़ा है। मुंह हाथ धोकर दही चीनी खा लो न बेटी, भैया का हाल तो अभी तुम्हें न मालूम हुआ होगा। जलपा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम हुआ। वह जो पत्र छपता है वहाँ मालूम हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवदिन भी ऊपर आ गया था। बोला, गिरफ्तार तो किया था, पर अब तो वह एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में अब उन पर कोई मुकदमा न चलेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिल जाए। जालपा ने गर्व से कहा, क्या इसी डर से वह सरकारी गवाह हो गए हैं? वहाँ तो उन पर कोई मामला नहीं है, मुकदमा क्यों चलेगा? देवदी ने डरते डरते कहा, कुछ रुपए पैसे का मामला था ना। जालपा ने मानो आहत होकर कहा, वह कोई बात न थी। जो ही हम लोगों को मालूम हुआ कि कुछ सरकारी रकम उनसे खर्च हो गई है, उसी वक्त पहुंचा दी। यह बेहद घबराकर चले आए और फिर ऐसी चुप्पी साधी कि अपनी खबर तक न दी। देवदिन का चेहरा जगमगा उठा, मानो किसी व्यथा से आराम मिल गया हो। बोला, तो यह हम लोगों को क्या मालूम? बार बार समझाया कि घर खत पत्र भेज दो। लोग घबराते ही होंगे, पर मारे शर्म के लिखते ही न थे। इसी धोखे में पड़े कि प्रयागराज में मुकदमा चला गया होगा। जानते तो सरकारी गवाह क्यों बनते? सरकारी गवाह का आशय जलपा से छिपाना था। समाज में उनकी जो निंदा और अपकीर्ति होती है, यह भी उससे छिपी न थी। सरकारी गवाह क्यों बनाए जाते हैं? किस किस तरह उन्हें प्रलोभन दिया जाता है? किस भांति वह पुलिस के पुतले बनकर अपने मित्रों का गला घोटते हैं, यह उसे मालूम था। मगर कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर सत्य का उद्घाटन करे, छल और कपट का आवरण हटा दे तो वह सज्जन है। उसके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मगर शर्त यही है कि वह अपनी गोष्ठी के साथ किए का फल भोगने को तैयार है। हंसता खेलता फांसी पर चढ़ जाए तो वह सच्चा वीर है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए निस्वार्थ के नीचे विचार से दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों से दगा करे, आस्तीन का सांप बन जाए, तो वह कायर है, पतित है, बेहया है। विश्वासघात डाकू और समाज के शत्रुओं में भी उतना ही है जितना किसी अन्य क्षेत्र में। ऐसे प्राणी को समाज कभी क्षमा नहीं करता, कभी नहीं। जालपा इसे खूब समझती थी। यहाँ तो समस्या और भी जटिल हो गई थी। रमा ने दंड के भय से अपने किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला था। उसमें कम से कम सच्चाई तो होती। निंदा होने पर भी आंशिक सच्चाई का एक गुण होता। यहाँ तो उन पापों का पर्दा खोला गया था जिनकी हवा तक न उसे लगी थी। जालपा को सहसा इसका विश्वास न आया। अवश्य कोई न कोई बात और हुई होगी जिसने रमा को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर कर दिया होगा। सोचाते हुए बोली, क्या यहाँ अभी कोई बात हो गई थी? देवी ने उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला, कोई बात नहीं, वहाँ
यहाँ वह मेरे साथी प्रयागराज से आए हैं, जब से आए यहाँ से कहीं गए नहीं, बाहर निकलते ही न थे। बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक सिपाही को आते देख कर डरे कि मुझी को पकड़ने आ रहा है, भाग खड़े हुए। उस सिपाही को खटका हुआ उसने सुबह में गिरफ्तार कर लिया। मैं भी उनके पीछे थाने में पहुंचा। दरोगा पहले तो रिश्वत मांगते थे, मगर जब मैं घर से रुपए लेकर गया तो वो और ही ग्रुप खिल चुका था। वो अफसरों में न जाने क्या बातचीत हुई, उन्हें सरकारी गवाह बना लिया। मुझसे तो भैया ने यही कहा कि इस मामले में बिल्कुल झूठ न बोलना पड़ेगा, पुलिस का मुकदमा सच्चा है। सच्चा बात कह देने में क्या हर्ज है। मैं चुप हो रहा, क्या करता। जग्गू न जाने सबों ने कौन सी बूटी सुखा दी। भैया तो ऐसे न थे, दिन भर अम्मा अम्मा करते रहते थे। दुकान पर सभी तरह के लोग आते हैं, मर्द भी औरत भी। क्या मजाल कि किसी और की ओर आंख देकर देखा हो। देवी दिन कोई बुरा नहीं थी, मैंने तो एक ऐसा ही लड़का ही नहीं देखा, उसी धोखे में आ गए। जालपा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा, क्या उनका बयान हो गया? हाँ, 3 दिन बराबर होता रहा, आज खत्म हो गया। जालपा ने उद्विग्न होकर कहा, तो अब कुछ नहीं हो सकता? मैं उनसे मिल सकती हूँ? देवी दिन जालपा के इस प्रश्न पर मुस्कुरा पड़ा, बोला, हाँ और क्या, जिसमें जाकर भंडाफोड़ कर दो, सारा खेल बिगाड़ दो। पुलिस ऐसी गधी नहीं है, आजकल कोई भी उनसे नहीं मिलने पाता, कड़ा पहरा रहता है। इस प्रश्न में इस समय और कोई बातचीत न हो सकती। इस गुत्थी को सुलझाना आसान न था। जालपा ने गोपी को बुलाया। वह छज्जे पर खड़ा सड़क का तमाशा देख रहा था, ऐसा शर्मा रहा था मानो ससुराल आया हो। धीरे धीरे आकर खड़ा हो गया। जालपा ने कहा, मुंह हाथ धोकर कुछ खा पी लो, दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। गोपी लजा कर फिर बाहर चला गया। देवी ने मुस्कुराकर कहा, हमारे सामने न खाएंगे, हम दोनों चले जाते हैं। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमसे कह देना, बाबूजी तुम्हारा ही घर है। भैया तो वो तो हम अपना ही समझते थे, और हमारे कौन बैठा हुआ है। जग्गू ने गर्व से कहा, वह तो मेरे साथ हाथ का बनाया हुआ खा लेते थे, गरुड़ तो छू न गया था। जालपा ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम्हें भोजन न बनाना पड़ेगा माँ जी, मैं बना दिया करूँगी। जग्गू ने आपत्ति की, हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना मना है बहू। अब 4 दिन के लिए बिरादरी में नक्कू क्या बनूं। जलपा, हमारी बिरादरी में भी तो दूसरों का खाना मना है। जग्गू, तुम्हें यहाँ कौन देखने आता है? फिर पढ़े लिखे आदमी इन बातों का विचार भी तो न करते। हमारी बिरादरी तो मूर्ख लोगों की है। जालपा, यह तो अच्छा नहीं लगता कि तुम बनाओ और मैं खाऊं। जिसे बहू बनाया उसके हाथ का खाना पड़ेगा, नहीं खाना था तो बहू क्यों बनाया। देवी ने जग्गू की प्रशंसा की और प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखकर कहा, बहू ने बात तो पते की कह दी, इसका जवाब सोच कर देना। अभी चलो, इन लोगों को जरा आराम करने दो। दोनों नीचे चले गए तो गोपी ने आकर कहा, भैया इसी खट्टी के यहाँ रहते थे क्या? खट्टी की तो मालूम होते हैं। जालपा ने फटका कर कहा, खट्टी हो या चमार हो, लेकिन हमसे और तुमसे सौगुने अच्छे हैं। एक परदेसी आदमी को 6 महीने तक अपने घर में ठहराया, खिलाया पिलाया। हम में है इतनी हिम्मत, यहाँ तो कोई मेहमान आ जाता है तो वो भारी हो जाता है। अगर यह नीचे हैं तो हम भी इनसे कहीं नीचे हैं। गोपी मुंह हाथ धो चुका था, मिठाई खाता हुआ बोला, किसी को ठहरा लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। चमार कितना ही दिन पूरे करे, पर होगा तो चमार ही। जालपा, मैं उस चमार को उस पंडित से अच्छा समझूंगी जो हमेशा दूसरों का धन खाया करता है। जालपा करके गोपी जलपान करके गोपी नीचे चला गया। शहर घूमने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जालपा की इच्छा कुछ खाने को न हुई। उसके सामने एक जटिल समस्या खड़ी थी, रमा को कैसे इस दलदल से निकाले। उस निंदा और उपहास की कल्पना से ही उसका अभिमान आहत हो उठता था। हमेशा के लिए वह सबकी आंखों से गिर जाएंगे, किसी को वह मुंह दिखा न सकेंगे। फिर बेगुनाहों का खून किसी गर्दन पर होगा। अभियुक्तों में न जाने कौन अपराधी है, कौन निरपराध है, कितने द्वेष के शिकार हैं, कितने लोग के सभी सजा पा जाएंगे। शायद 2-4 को फांसी भी हो जाए। किस पर यह हत्या पड़ेगी? उसने फिर सोचा, माना किसी पर हत्या न पड़ेगी, कौन जानता है हत्या पड़ती है या नहीं। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए ओह कितनी बड़ी निष्ठा है। यह कैसे इस बात पर राजी हुए? अगर म्यूनसिपैलिटी के मुकदमा चलाने का भय भी तो था, तो 2-4 साल की कैद के सिवा और क्या होता। उससे बचने के लिए इतनी घोर निष्ठा पर उतर आए। अगर मालूम भी हो जाए कि म्यूनसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकती, तो अब हो ही क्या सकता है। इनकी शहादत तो हो ही गई। सहसा एक बात किसी भारी कील की तरह उसके हृदय में चुभ गई। क्यों न यह अपना बयान बदल दे। उन्हें मालूम हो जाए कि म्यूनसिपैलिटी उनका कुछ नहीं कर सकती, तो शायद वह खुद ही अपना बयान बदल दे। यह बात उन्हें कैसे बताई जाए, किसी तरह संभव है? वह अधीर होकर नीचे उतर आई और देवीदीन को इशारे से बुलाकर बोली, क्यों दादा, उनके पास कोई खत भी नहीं पहुंच सकता? पढ़े वालों को 10-5 रुपए देने से तो शायद खत पहुंच जाए। देवदी ने गदन जाकर कहा, मुश्किल है, पर बड़े जचे हुए आदमी रखे गए हैं। मैं 2 बार गया था, सबों ने फाटक के सामने खड़ा भी न होने दिया। उस बंगले के आसपास क्या है?
एक और तो दूसरा बंगला है, एक और एक कलमी आम का बाग है और सामने सड़क है। हाँ, शाम को घूमने घामने तो निकलते ही होंगे। हाँ, बाहर कुर्सी डालकर बैठते हैं, पुलिस के दो एक अफसर भी साथ रहते हैं। अगर कोई इस बाग में छिप कर बैठे तो कैसा हो। जब उन्हें अकेले देखे खत फेंक दे वह जरूर उठा लेंगे। देवजी ने चकित होकर कहा, हाँ हो तो सकता है, लेकिन अकेले मिले तब तो। जरा और अंधेरा हुआ तो जालपा ने देवीदीन को साथ लिया और अमरनाथ का बंगला देखने चली। एक पत्र लिखकर जेब में रख लिया था। बार बार देवीदीन से पूछती, अब कितनी दूर है। अच्छा, अभी इतनी दूर है। और वहाँ हाथे में रोशनी तो होगी। उसके दिल में लहरें सी उठने लगी। रमा अकेले टहलते हुए मिल जाए तो क्या पूछना। रुमाल में बांध कर खत को उनके सामने फेंक दूँ। उनकी सूरत बदल गई होगी। सहसा उसे शंका हो गई, कहीं वह पत्र पढ़कर भी अपना बयान न बदले, तब क्या होगा। कौन जाने अब मेरी भी उन्हें याद है या नहीं। कहीं मुझे देखकर वह मुंह तो फेर ले। इस शंका से वह सहम उठी। देवीदीन से बोली, क्यों दादा, वह कभी घर की चर्चा करते थे। देवीदीन ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं, उदास बहुत रहते थे। इन शब्दों ने जालपा की शंका को और भी सजीव कर दिया। शहर की घनी बस्ती से ये लोग दूर निकल आए थे। चारों ओर सन्नाटा था। दिन भर वेग से चलने के बाद इस समय पवन विश्राम कर रहा था। सड़क के किनारे के वृक्ष और मैदान चंद्रमा के मंद प्रकाश में हतोत्साह निर्जीव से मालूम होते थे। जालपा को ऐसा आभास होने लगा कि उसके प्रयास का कोई फल नहीं है, उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है। इस अनंत मार्ग में उसकी दशा उस अनाथ की सी जो मुट्ठी भर अन्न के लिए द्वार द्वार फिरता हो। वो जानता है अगले द्वार पर उसे अन्न न मिलेगा, गलियां ही मिलेंगी, गालियां ही मिलेंगी। फिर भी वह हाथ फैलाता है, बढ़ती मनाता है। उसे आशा का अवलंब नहीं, निराशा का ही अवलंब है। एकाएक सड़क के दाहिनी तरफ बिजली का प्रकाश दिखाई दिया। देवीदी ने एक बंगले की ओर उंगली उठाकर कहा, यही उनका बंगला है। जालपा ने डरते डरते उधर देखा, मगर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। कोई आदमी न था। फाटक पर ताला पड़ा हुआ था। जालपा बोली, यहाँ तो कोई नहीं है। देवीदी ने फाटक के अंदर झाँक कर कहा, हाँ, शायद यह बंगला छोड़ दिया, कहीं घूमने गए होंगे। घूमने जाते तो द्वार पर पहरा होता, यह बंगला छोड़ दिया तो लौट चले। नहीं, जरा तो पता तो लगना चाहिए कहाँ गए। बंगले की दाहिनी तरफ आंगनों के बाग में प्रकाश दिखाई दिया। शायद खटिक बाग की रखवाली कर रहा था। देवदीन ने बाग में आकर पुकारा, कौन है यहाँ, किसने यह बाग लिया है। एक आदमी आमों के झुरमुट से निकल आया। देवदीन ने उसे पहचान कर कहा, अरे तुम हो जंगली, तुमने यह बाग लिया है। जंगली ठिकना सा गठीला आदमी था। बोला, हाँ दादा, ये ले लिया, पर कुछ है नहीं, दंड ही भरना पड़ेगा। तुम यहाँ कैसे आए गए। कुछ नहीं, यूँ तो चला आया था। इस बंगले वाले आदमी क्या क्या हुए। जंगली ने इधर उधर देखकर करमतियों में कहा, इसमें वही मुखर टिका हुआ था। आज सब चले गए, सुनते हैं 15-20 दिन में आएंगे, जब फिर हाई कोर्ट में मुकदमा पेश होगा। पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे दगाबाज होते हैं दादा। सरासर झूठी गवाही दी, न जाने इसके बाल बच्चे हैं या नहीं, भगवान को भी नहीं डरा। जालपा वहीं खड़ी थी। देवदी ने जंगली को और जहर उगलने का अवसर न दिया। बोला, तो 15-20 दिन में आएंगे, खूब मालूम है। जंगली, हाँ, वही परे वाले कह रहे थे। कुछ मालूम हुआ कहाँ गए हैं। वही मौका देखने गए जहाँ वारदात हुई थी। देवदीन चिलम पीने लगा और जालपा सड़क पर आकर टहलने लगी। रमा की यह निंदा सुनकर उसका हृदय टुकड़े टुकड़े होता हुआ जाता था। उसे रमा पर क्रोध न आया, ग्लानि न आई। उसे हाथों का सहारा देकर इस दलदल से निकलने के लिए उसका मन विकल हो उठा। रमा चाहे उसे धुतकार ही क्यों न दे, उसे ठुकरा ही क्यों न दे, वह उसे अयस्य के अंधेरे खां में न गिने देगी। जब दोनों यहाँ से चले तो जालपा ने पूछा, इस इन आदमी ने से क्या कह दिया ना कि जब वहाँ आ जाए तो हमें खबर दे दे। हाँ, कह दिया। 1 महीना गुजर गया। गोपीनाथ पहले तो कई दिन कलकत्ता की सैर करता रहा, मगर 4-5 दिन में ही यहाँ से उसका जी ऐसा उचाट हुआ कि घर की रट लगानी शुरू की। आखिर जालपा ने उसे लौटा देना ही अच्छा समझा। यहाँ तो वह छिप छिप कर रोया करता था। जालपा कई बार रमा के बंगले तक हो आई। वह जानती थी कि अभी रमा नहीं आए हैं। फिर वहाँ का एक चक्कर लगा आने में उसको एक विचित्र संतोष होता था। जालपा कुछ पढ़ते पढ़ते या लेटे लेटे थक जाती तो एक क्षण के लिए खिड़की के सामने आ खड़ी होती थी। एक दिन शाम को वह खिड़की के सामने आई तो सड़क पर मोटरों की एक कतार नजर आई। कुतूहल हुआ, इतनी मोटे कहाँ जा रही हैं। गौर से देखने लगी, 6 मोटरें थी। उनमें पुलिस के अफसर बैठे हुए थे, एक में एक सब सिपाही थे। आखिरी मोटर पर जब उसकी निगाह पड़ी तो मानो उसके सारे शरीर में बिजली की तरह लहर दौड़ गई। वह ऐसी तन्मय हुई कि खिड़की से जीने तक दौड़ी दौड़ी आई, मानो मोटर को रोक लेना चाहती हो। पर इसी एक पल में उसे मालूम हो गया कि मेरे नीचे उतरते उतरते मोटर निकल जाएगी। वह फिर खिड़की के सामने आई। रमा अब बिल्कुल सामने आ गया था। उसकी आंखें खिड़की की ओर लगी हुई थी। जलपा ने इशारे से कुछ कहना चाहा, पर संकोच ने रोक दिया। ऐसा मालूम हुआ कि रमा की मोटर कुछ धीमी हो गई है। देवीदिन की आवाज़ भी सुनाई दी, मगर मोटर रुकी नहीं। एक ही क्षण में वह आगे बढ़ गई, पर रमा अब भी
रह रह कर खिड़की की ओर ताकता जाता था। जलपा ने जीने पर आकर कहा, दादा। देवी ने सामने आकर कहा, भैया आ गए कि वह क्या मोटर जा रही है? यह कहता हुआ ऊपर आ गया। जालपा ने उत्सुकता को संकोच से दबाते हुए कहा, तुमसे कुछ कहा? देवी ने, और क्या कहते, खाली राम राम की। मैंने कुशल पूछी, हाथ से ही दिलासा देते चले गए। तुमने देखा कि नहीं? जालपा ने सिर झुकाकर कहा, देखा क्यों नहीं, खिड़की पर जरा खड़ी थी। उन्होंने भी तुम्हें देखा देखा होगा। खिड़की को ताकते तो थे। बहुत चकराए होंगे कि यह कौन है। कुछ मालूम हुआ मुकदमा कब पेश होगा? कल ही तो। कल ही? इतनी जल्द? तब तो कुछ जो कुछ करना है आज ही करना होगा। किसी तरह मेरा खत उन्हें मिल जाता तो काम बन जाता। दीदी ने इस तरह का ताका ताका मानो कह रहा है, तुम इस काम को जितना आसान समझती हो उतना आसान नहीं है। जालपा ने उसके मन का भाव तड़कर कहा, क्या तुम्हें संदेह है कि वो अपना बयान बदलने पर राजी होंगे? देवदीन को अब इसे स्वीकार करने के सिवा और कुछ उपाय न सूझा। बोला, हाँ बहू जी, मुझे इसका बहुत अंदेशा है, और सच पूछो तो है जोखिम। सच पूछो तो है भी जोखिम। अगर वह बयान बदल भी दे तो पुलिस के पंजे से छूट नहीं सकते। वह कोई दूसरा इल्जाम लगाकर उन्हें पकड़ लेगी और नया मुकदमा चलावेगी। जारपा ने ऐसी नज़रों से देखा मानो वह इस बात से जरा भी नहीं डरती। फिर बोली, दादा, मैं उन्हें पुलिस के पंजे से बचाने का ठेका नहीं लेती। मैं केवल यह चाहती हूँ कि हो सके तो वह अपयश से उन्हें बचा लूँ। उनके हाथों इतनी घरों की बर्बादी होते नहीं देख सकती। अगर वह सचमुच डकैतियों में शरीक होते तब भी मैं यही चाहती कि वह अंत तक अपने साथियों के साथ रहें, और जो सिर पर पड़े उसे खुशी से झेले। मैं यह कभी न पसंद करती कि वह दूसरों को दगा देकर मुखबिर बन जाए, लेकिन यह मामला तो बिल्कुल झूठ है। मैं यह किसी तरह नहीं बर्दाश्त कर सकती कि वह अपने स्वार्थ के लिए झूठी गवाही दे। अगर उन्होंने खुद अपना बयान न बदला तो मैं अदालत में जाकर सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी। चाहे नतीजा कुछ भी हो, वह हमेशा के लिए मुझे त्याग दे, मेरी सूरत न देखे। यह मुझे मंजूर है, पर यह नहीं हो सकता कि इतना बड़ा कलंक माथे पर लगावें। मैंने अपने पत्र में सब लिख दिया है। देवी ने उसे आदर की दृष्टि से देखकर कहा, तुम सब कर लोगी बहू। अब मुझे विश्वास हो गया। तो जब तुमने कलेजा इतना मजबूत कर लिया तो तुम सब कुछ कर सकती हो। तो यह यहाँ से 9 बजे चले? हाँ, मैं तैयार हूँ। वह रमानाथ, जो पुलिस के भय से बाहर न निकलता था, जो देवीदीन के घर में चोरों की तरह पड़ा जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था, आज 2 महीनों से राजसी भोग विलास में डूबा हुआ है। रहने को सुंदर सजा हुआ बंगला है, सेवा टहल के लिए चौकीदारों का एक दल, सवारी के लिए मोटर, भोजन पकाने के लिए कश्मीरी बावर्ची है। बड़े बड़े अफसर उसका मुंह ताका करते हैं। उसके मुंह से बात निकली ही नहीं कि पूरी हुई। इतने दिनों में उसके मिजाज में इतनी नफासत आ गई मानो वह खानदानी रईस हो। विलास ने उसकी विवेक बुद्धि को सम्मोहित कर सा दिया था। उसे कभी इसका ख्याल भी नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे हाथों कितने बेगुनाहों का खून हो रहा है। उसे एकांत विचार का अवसर ही नहीं दिया जाता। रात को वह अधिकारियों के साथ सिनेमा या थिएटर देखने जाता है। शाम को मोटरों की सैर होती है। मनोरंजन के नित्य नए सामान होते रहते हैं। जिस दिन अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट ने सेशन सुपुर्द किया, सबसे ज़्यादा खुशी उसी को हुई। उसे अपना सौभाग्य सूर्य उदय होता हुआ मालूम होता था। पुलिस को मालूम था कि सेशन जज के इजलास में यह बहार न होगी। संयोग से जज हिंदुस्तानी थे और निष्पक्षता के लिए बदनाम। पुलिस हो या चोर, उनकी निगाह में बराबर। वह किसी के साथ रियायत न करते थे। इसलिए पुलिस ने रमा को एक बार उन स्थानों की सैर कराना जरूरी समझा जहां वारदातें हुई थी। एक जमींदारी की सजी सजाई कोठी में डेरा पड़ा। दिन भर लोग शिकार खेलते, रात को ग्रामोफोन सुनते, ताश खेलते और बजरों पर नदियों की सैर करते। ऐसा जान पड़ता था कि कोई राजकुमार शिकार खेलने निकला है। इस भोग विलास में रमा को कोई अगर अभिलाषा थी तो यह कि जालपा भी यहाँ होती। जब तक वह पराश्रित था, दरिद्र था, उसकी विलास इंद्रिया मानो मूर्छित हो रही थी। इन शीतल झोंकों ने उन्हें फिर सचेत कर दिया। वह इस कल्पना में मग्न था कि वह मुकदमा खत्म होते ही उसे अच्छी जगह मिल जाएगी। तब वह जाकर जलपा को मना लाएगा और आनंद से जीवन सुख भोगेगा। हाँ, वह नए प्रकार का जीवन होगा। उसकी मर्यादा कुछ और होगी, सिद्धांत कुछ और होंगे। उसमें कठोर संयम होगा और पक्का नियंत्रण। अब उसके जीवन का कुछ उद्देश्य होगा, कुछ आदर्श होगा। केवल खाना, सोना और रुपए के लिए हाय हाय करना ही जीवन का व्यापार न होगा। इसी मुकदमे के साथ इस मार्गहीन जीवन का अंत हो जाएगा। दुर्बल इच्छा ने उसे यह दिन दिखाया था, और अब यह एक नए और संस्कृति जीवन का स्वप्न दिखा रही थी। शराबियों की तरह ऐसे मनुष्य भी रोज ही संकल्प करते हैं, लेकिन उन संकल्पों का अंत क्या होता है? नए नए प्रलोभन सामने आते रहते हैं और संकल्प की अवधि भी बढ़ती चली जाती है। नए प्रभात का उदय कभी नहीं होता। 1 महीना देहात की सैर करने के बाद रमा पुलिस के सहयोगियों के साथ अपने बंगले पर जा रहा था। रास्ता देवीदीन के घर के सामने से था। कुछ दूर ही से उसे अपना कमरा दिखाई दिया। अनायास ही उसकी निगाह ऊपर उठ गई। खिड़की के सामने कोई खड़ा था। इस वक्त देवीदीन यहाँ क्या कर रहा था?
उसको उसने जरा ध्यान से देखा, यह तो कोई औरत है। अगर औरत कहाँ से आई? क्या देवदी ने वह कमरा किराए पर तो नहीं उठा दिया? ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। मोटा जरा और समीप आई तो उस औरत का चेहरा साफ नजर आने लगा। रमा चौंक पड़ा। यह तो जालपा है, बेशक जालपा है। मगर नहीं, जालपा यहाँ कैसे आएगी? मेरा पता ठिकाना उसे कहाँ मालूम? कहीं बुढ़े ने उसे खत तो नहीं लिख दिया? जालपा ही है नायब। दरोगा मोटर चला रहा था। रमा ने बड़ी मित्रता के साथ कहा, सरदार साहब, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं जरा देवीदीन से एक बात कर लूँ। नायब ने मोटर जरा धीमी कर दी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे आगे बढ़ा दिया। रमा ने तेज होकर कहा, आप तो मुझे कैदी बनाए हुए हैं। नायब ने खिसियाकर कहा, आप तो जानते ही हैं डिप्टी साहब कितने जल्द जामे से बाहर हो जाते हैं। बंगले में पहुंचकर रमा सोचने लगा, जालपा से कैसे मिलूं? वहां जालपा ही थी। इसमें अब उसे कोई शुबहा न था। आंखों को कैसे धोखा देता? हृदय में एक ज्वाला सी उठी हुई थी। क्या करूं, कैसे जाऊं? उसे कपड़े उतारने की सुधि भी न रही। 15 मिनट तक वह कमरे के द्वार पर खड़ा रहा। कोई हिकमत न सूझी। लाचार पलंग पर लेट रहा। जरा ही देर में वह फिर उठा और सामने सहन में निकल आया। सड़क पर उसी वक्त बिजली रोशन हो गई। फाटक पर चौकीदार खड़ा था। रमा को उस पर इस समय इतना क्रोध आया कि गोली मार दे। अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिल गई तो एक एक से समझूंगा। तुम्हें तो डिसमिस करा के छोड़ूंगा। कैसा शैतान की तरह सिर पर सवार है। मुंह तो देखो जरा, मालूम होता है बकरी की दुम है। वाह रे आपकी पगड़ी, कोई टोकरी ढोने वाला कूली है। अभी कुत्ता भूख पड़े तो आप दुम दबाकर भागेंगे, मगर यहाँ ऐसे डटे खड़े हैं मानो किसी किले के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। एक चौकीदार ने आकर कहा, इस पिट्टर साहब ने बुलाया है, कुछ नए तवे मंगवाए हैं। रमा ने झिलाकर कहा, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। फिर सोचने लगा, जालपा यहाँ कैसे आई? अकेले ही आई है या और कोई साथ है? जालिम ने बुढ़े से 1 मिनट बात भी न करने दिया। जालपा पूछेगी तो जरूर कि क्यों भागे थे, साफ साफ कह दूंगा। उस समय और कर ही क्या सकता था? पर इन थोड़े दिनों के कष्ट ने जीवन को प्रश्न तो हल कर दिया। अब आनंद से जिंदगी कटेगी। कोशिश करके उसी तरफ अपना तबादला करवा लूंगा। यह सोचते सोचते रमा को ख्याल आया कि जालपा भी यहाँ मेरे साथ रहे तो क्या हर्ज है? बाहर वालों से मिलने की रोक टोक है, जालपा के लिए क्या रुकावट हो सकती है? लेकिन इस वक्त इस प्रश्न को छेड़ना उचित नहीं। कल इसे तय करूंगा। देवी दिन में विचित्र अजीब है। पहले तो कई बार आया, पर आज उसने भी सन्नाटा खींच लिया। कम से कम इतना तो हो सकता था कि आकर पहरे वाले कांस्टेबल से जालपा के आने की खबर मुझे देता। फिर मैं देखता कि कौन जालपा को नहीं आने देता। पहले इस तरह की कैद जरूरी थी, पर अब तो मेरी परीक्षा पूरी हो चुकी। शायद सब लोग खुशी से राजी हो जाएंगे। रसोइया थाली लाया। मांस एक तरह का था। रमा थाली देखते ही झल्ला गया। इन दिनों रुचिकर भोजन देखकर ही उसे भूख लगती थी। जब तक 4-5 प्रकार का मांस न हो, चटनी अचार न हो, उसकी तृप्ति न होती थी। बिगड़ कर बोला, क्या खाऊं? तुम्हारा सिर। थाली उठाकर ले जाओ। रसोई ने डरते डरते कहा, हुजूर, इतनी जल्दी और चीज़ें कैसे बनाता? अभी कुल 2 घंटे तो आए हैं। 2 घंटे तुम्हारे लिए थोड़े होते हैं। अब हुजूर से क्या कहूँ? मत बको हुजूर, मत बको। डैम। रसोई ने फिर कुछ न कहा। बोतल लाया, बर्फ तोड़कर गिलास में डाली और पीछे हटकर खड़ा हो गया। रमा को इतना क्रोध आ रहा था कि रसोइयों को नोच खाए। उसका मिजाज इन दिनों बहुत तेज हो गया था। शराब का दौर शुरू हुआ तो रमा का गुस्सा और भी तेज हुआ। लाल लाल आंखों से देखकर बोला, चाहूँ तो अभी तुम्हारा कान पकड़ कर निकाल दूँ, अभी इसी दम। तुमने समझा क्या है? उसका क्रोध बढ़ता देखकर रसोइया चुपके से सरक गया। रमा ने गिलास लिया और 2-4 कुल्लुक में खाकर बाहर शहर में टहलने लगा। यही धुन सवार थी, कैसे यहाँ से निकल जाऊँ। एकाएक उसे ऐसा जान पड़ा कि तार के बाहर वृक्षों की आड़ में कोई है। हाँ, कोई खड़ा उसकी तरफ ताक रहा है। शायद इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है। रमानाथ का दिल धड़कने लगा। कहीं षड्यंत्रकारियों ने उसके प्राण लेने की तो नहीं ठानी है? यह शंका उसे सदैव बनी रहती थी। इसी ख्याल से वह रात को बंगले के बाहर बहुत कम निकलता था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।